कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड का जो कि है चैप्टर 3, जिसमें सबक 2 पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया है और वह अपने डैडी से ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स में मिलते हैं। वह उसकी पत्नी ज़्यादा अमीर है कि वह आप इसकी गुलामी नहीं कर सकते। हमें डैडी का साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में है और हम अब माइक अपने बेटे उसी तरह सिखा रहे हैं जिस तरह के उसके डैडी ने। हम 1994 में मैं 47 की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट की वजह यह मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम अब जब चमत्कार ही ना जाए तब तक हम अपने काम करने के लिए आज़ाद हैं। इसका कारण यह है कि हमारी दौलत पाने अपने आप बढ़ती जा रही है, मुद्रास्फीति की दर से कहीं ज़्यादा रफ्तार से। मुझे लगता है कि आज़ादी इसी से कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज़्यादा है कि वह अपने आप बढ़ सकती है। ये पेड़ लगाने की तरह है, आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती। उस जड़े की ज़मीन काफ़ी गहराई तक पहुँच जाती है। बाद पेड़ आपस में सूख के लिए छाया और फल देते हैं। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर होने का। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो वह अक्सर मुझे सलाह मांगते हैं कि मैं उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए। आपकी नज़र में कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी? हमें अपने बच्चों की तरह ये है। सबसे अमीर बिजनेसमैन 1923 में हम सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एग्जा वाटर बीच पर इकट्ठे हुए। ये लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वार्ट्ज सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। सिल्वर्स इन्वेस्टमेंट दुनिया की सबसे बड़ी इक्विटी की अध्यक्ष थे। ऑक्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइस क्रूज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष थे। यून फ्रेसन बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अध्यक्ष थे। रिचर्ड हीविन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर सबसे बड़े 2 स्टॉक स्पेकुलेटर्स शेयर बाजार की बात करने वाले थे। और रॉबर्ट फॉल्स फ्रांसिस डैडी हार्डिंग कैबिनेट में मंत्री। 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह से हुआ जैसे स्वेस 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसुलिन की मौत विदेश की दिवालियापन की हालत में हुई। क्रूजर की कॉटन की गरीबी में और इनका पागल हो गए। ब्रिटेन के अल्बर्ट फॉल उस समय जेल में से रिहा हुए थे। फ्रीजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से नहीं बता सकता कि इन लोगों को ऐसा करना क्या हुआ। ये 1923 की बात है। हम इतना अंदाज़ा तो हो सकता है कि 1923 के मार्केट फ्रेश और बड़ी आर्थिक मंदी में के ठीक पहले का समय था। मंदी में इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है कि आज हम इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। परिवर्तन ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत सी ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ाव की तरह ही होंगे। मुझे ये चिंता है कि ये बहुत से लोग सिर्फ पैसों पर ही ध्यान लगा बैठे हैं और अपनी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लालच होने और दिमाग खुला और सीखने के लिए तैयार रहें और तो इनके परिवर्तन के बावजूद वे बहुत ही बन सकते हैं। अगर लोग ये सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्याओं का सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाली समय बहुत परेशानी भरा होगा। बुद्धि से समस्या सुलझती है और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे भी आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। ज़्यादातर लोग जिंदगी भर ये समझ नहीं पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीते उन अमीर लोगों को देखा, गरीब लोगों को इस कहानी में सुनी है जो अचानक अमीर बन गए और कुछ समय बाद वह फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं और फिर लौट कर वहीं आ जाते हैं जहाँ से उन्हें शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियाँ भी पढ़ी होगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। आज ही अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की खबर छपी है जो कि 1 साल में पहले करोड़ों का मालिक था। आज वे शिकायत करता है कि फिर रहा है कि जो दोस्तों की वकील और अकाउंटेंट ने उन्हें पैसे हड़प लिए।
और उसी वजह से आज वह कम मजदूरी पर कार धोने में काम करना पड़ रहा है। वह सिर्फ 29 साल का है। उसे कार धोने का काम से भी निकाल दिया गया क्योंकि उसकी वजह यही थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसीलिए उसकी खबर अखबार में छिप गई। वह अपने निकाले जाने वाले विरोध कर रहा है और वह कहता है कि यह भेदभाव है। अंगुली की इन आन भावना से एक लौती निशानी है जिसका कहना यह है कि अगर मैं आप अंगूठी का उतरवा लूँगी तो आपका जिंदा रहना का कोई भी नहीं बचेगा और वह मर जाएगा। 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नए करोड़पति बने और एक बार फिर 1920 में उछाल वाले तक्षक में याद दिला देता है। हालांकि वह खुश हूँ कि मैं इतना ज़्यादा लोगों को अमीर बनते जा रहे हैं, परंतु उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह लंबे समय तक यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने पैसा रखा और आपने कितनी पीढ़ियों तक ये पैसे का सहेजा। जो तो आप लोग मुझे पूछते हैं कि हम किस तरह से शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता, तो वह मेरा जवाब में बहुत निराश होते हैं। मैं उन्हें सिर्फ यही कहता हूँ कि जो अमीर ने मुझे बचपन से कहा था, अगर तू अमीर बनना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी अमीर डैडी से मिलता था तो वह विचार मेरे दिमाग में हर बार हो जाता था। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फ़ायदे बता रहे थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्तीय सुरक्षितता या पैसे की समझ के विकसित करने पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बोल्टिंग बनना चाह रहे हैं तो सबसे पहले के एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी। अगर एम्पायर स्टेट एम्पायर बनाने जा रहे हैं तो सबसे एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप उपनगर में एक घर बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का एक स्लैब डालना होगा। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते थे। हमारा स्कूल सिस्टम उस ज़माने का है जो खेती किसानी का अर्थव्यवस्था का आधार है। ठीक आज भी यह बिना नींव के घरों में भरोसा कर रखता है। धूल में फर्श में आज भी लोकप्रिय है। इसीलिए स्कूल से निकालने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती। एक दिन जब हम उनकी नींद नहीं आती और वह कर्ज में डूब जाते हैं तो वह अमीरी की सपने देखते हैं और फैसला करते हैं कि वह पैसे की जो भी समस्या उनके सामने खड़ी है उसे वह अमीर होकर सुलझाया जा सकता है। इमारत बनाना शुरू हो जाती है। वह तेज़ी से ऊपर बढ़ती है और जल्दी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की बजाय हमारे पास सर्विंग लिंक टॉयर होता है। हमारी रातों की नींद एक बार फिर से उड़ जाती है। माइक और मेरे लिए दोनों विकल्प संभव थे क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मजबूत थी और हम पैसे की समझ हमें बचपन में ही सिखा दी गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया की सबसे बोरिंग विषय है। यह बहुत उलझन भरा विषय है, परंतु अगर आप इसे लंबे समय तक अमीर करना चाहते हैं तो आपका ये सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है। सवाल यह है कि आप बोरिंग और उछाल से भरे विषय में आने वाले बच्चे को किस तरह से सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है कि आसान बनाकर पहले कई तस्वीरों के जरिए सिखाए। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नींव डाली क्योंकि वह हमें लोग छोटे बच्चे थे, इसीलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका ईजाद किया। सालों तक वे केवल चित्र बनाते रहे और उनसे साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने उनके आसान डायग्राम्स और मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया तो उनकी कई सालों बाद अमीर डैडी ने अंकों को जोड़ना शुरू किया। आज माइक जितने अकाउंटिंग विश्लेषण में ज़रूरत है उससे भी कहीं सक्षम और जटिल विश्लेषण कर सकता है। उसके पास $10 अरब का साम्राज्य है। मैं इतना ज़्यादा जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, परंतु हम दोनों की नींव आसान नींव थी। आगे आने वाली पृष्ठों में मैं आपके सामने वही आसान से चित्र सिखाऊंगा जो माइक और डैडी हमारे लिए खींचते। हालांकि वे आसान थे, परंतु इन चित्रों के सहारे उन 2 छोटे बच्चों की ठोस और उनकी गहरी नींव की दौलत का
बड़ा महल बनाएगा। नियम फर्स्ट, आपको संपत्ति एसेट जो और दायित्व जो कि लायबिलिटी है का अंतर पता होना चाहिए होगा। हमेशा संपत्ति को खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इससे इतना ही जानना जरूरी है कि यह पहला नियम है। यह एक लौता नियम है जो कि बहुत आसान लगता है, परंतु ज़्यादातर लोग यही नहीं कर पाते नहीं कि हमें नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग अपने पैसों की समस्याओं को सिर्फ इसीलिए उलझते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि संपत्ति के दायित्व में क्या फ़र्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं और अमीर और मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। जब अमीर डैडी माइक और मुझे ये बताया है कि तो हमने सोचा कि मजाक कर रहे हैं। हम 2 बच्चे अमीर बनने के रहस्य जानने के लिए एक हैरान परेशान थे, जबकि उनका जवाब इतना आसान था कि इतना ज़्यादा आसान था कि हमें बात कर भी सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। संपत्ति क्या होती है? माइक ने पूछा। अमीर, अभी उस बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस विचार में अपने दिमाग में घुसा जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी एक ही योजना होगी। उन्हें ज़िंदगी भर पैसे की भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये आसान है, इसलिए इसे अनदेखा कर दिया। आपका मतलब है कि हम बस इतना सा जानने की ज़रूरत है कि संपत्ति क्या है। ये जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाएंगे, मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी और हाँ, यह इतना आसान है। अगर इतना आसान है तो फिर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता, मैंने पूछा। अमीर डैडी मुस्कुराए क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व के फर्क नहीं कर पाते। मुझे याद है कि मैंने पूछा था, वैसे लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर आप इतना आसान और इतना महत्वपूर्ण है तो हर कोई योजना जानना ये खोजना क्यों नहीं चाहता? संपत्ति और दायित्व क्या होते हैं ये समझने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। बड़े लोग ये नियम समझने के मुझे बहुत कठिनाई होती है क्योंकि वह बड़े लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग आसान विचारों को ही नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा अलग तरह से होती है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल में जिसने पढ़ाया है, जो बेकर्स, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंसी और फाइनेंशियल प्लानर्स इत्यादि। ज़्यादातर बड़े लोग के सामने मुश्किलें यह होती है कि उन्हें बहुत सी कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। एक समझदार वयस्क को अक्सर ऐसा लगता है कि वह आसान परिभाषा पर ध्यान देना मूर्खता है। अमीर डैडी किस सिद्धांत पर यकीन करते हैं? कीप इट स्मॉल स्टूपिड, मूर्ख, इसे आसान ही रहने दो। इसीलिए वह मुझे 2 छोटे बच्चों को सबसे आसान बनाते हैं और इसी तरह से हमारे पैसों की नींव को ज़्यादा मजबूत बना दी। तो दिक्कत या उलझन की किस बात से आती है? यह इतनी आसान चीज़ की तरह कठिन बन जाती है। ऐसे कोई संपत्ति क्यों नहीं खरीद देता जो असल में दायित्व ही होती है? इसका जवाब हमें अपनी बुनियादी शिक्षा से मिलती है। हमें साक्षरता शब्द का ध्यान देते हैं और पैसों की साक्षरता को अनदेखा देते हैं। कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व, ये कैसे पता चलेगा? अगर आप संपत्ति झंझट में फंसना चाहें तो इन शब्दों को डिफेंसरी में देख लें। मैं जानूँ कि वह दी हुई परिभाषा किसी भी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी, परंतु दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता और फिर वह वैसे लोगों को ये मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई भी चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था कि संपत्ति के शब्दों के नहीं अंकों पर द्वारा पढ़ा जाता है, और अमीर आप अंकों में को नहीं पढ़ सकते तो आप संपत्ति और ज़मीन में खुद के गड्ढे में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में अंकों महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो बात यह है कि अंक आपको बता रहे हैं कि ये शब्द की तरह हैं। शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण बात यह होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। कई लोग पढ़ते हैं परंतु ज़्यादा समय नहीं पाते। ये रेटिंग और कॉम्प्रेशन या पढ़े हुए को समझने में काबिलियत पे होती है, और इस क्षेत्र में हम सबसे अलग और काबिलियत होती है। उदाहरण के लिए मैंने हाल ही में एक नई VCR खरीदा। इसके निर्देशक पुस्तिका भी थी जिसके समझाया गया था कि अगर VCR को किसी तरह से प्रोग्राम किया जाता है
मैं शुक्रवार की शाम आने वाली अपने फेवरेट टीवी शो का रिकॉर्ड करना चाहता था, पर वह निर्देशक पुस्तक पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया की कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि वीसीआर को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था, परंतु उसके बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे सब अपना पहचानने में मिल रहा था, परंतु उन्हें समझने में मुझे एक अफ मिल रहा था। यह सिर्फ ज़्यादातर लोगों के साथ पैसों के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से कहा, ये बात हजारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है कि अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं और जबकि गरीब और मध्य वर्ग के लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। यहाँ यह बताया जा रहा है कि संपत्ति और दायित्व में फ़र्क होता है। ज़्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स परिभाषाओं पर आपस में सहमत नहीं होते, परंतु ये आसान चित्र या रेखा दो छोटे बच्चों को मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए। बहुत छोटे बच्चे सीखने के हिसाब से अमीर डैडी ने चीज़ों को बहुत आसान बनाया रखा है, और जहाँ बन पड़ा उन्होंने इस चित्र को रेखा चित्र को प्रयोग ज़्यादा किया, उन शब्दों का उपयोग कम से कम किया और अंकों का तो कई वर्षों का इस्तेमाल नहीं किया। यह एक संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है, क्योंकि बिग बुक इन्वेस्टमेंट है जिसे अक्सर लोगों को अपनी हानि और स्टेटमेंट को कहा जाता है। यह आम आमदनी और खर्चे को बताता है। आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा नीचे चित्रों में जो कि बैलेंस शीट है स्पेशल में इसलिए बताया गया है क्योंकि संपत्ति और दायित्व एक साथ मिलाकर देखा जाए, यानी इन्हें बैलेंस किया जाए, तो कुछ लोग इनके पैसों को समझ नहीं होगा था। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच में संबंध जानते हैं। ये संबंध जानना बहुत ज़रूरी है कि पैसों की तंगी की असली वजह यह है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच में अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते। अक्सर उन दोनों शब्दों की परिभाषाओं कोई समस्या खड़ी कर देती है। अगर आपकी दुविधा में पढ़ना अच्छा लगता है तो शब्दकोश उठाकर उसकी संपत्ति और उसके दायित्व का मतलब देख लें। इन परिभाषाओं का मतलब है अकाउंटेंट को उनकी अच्छी तरह समझ में आता है, परंतु आदमी को ये वैसी ही बात हो गई जैसी परिभाषा का मतलब मैंडेटरी जैसी किसी विदेशी भाषा में लिख दिया गया हो। आप परिभाषा में लिखे हुए शब्दों को पढ़ सकते हैं, परंतु उन्हें अच्छी तरह समझना कठिन है। इसलिए जैसा मैंने पहले ही कहा था कि अमीर डैडी ने हमेशा दोनों बच्चों को, छोटे बच्चों को आसान परिभाषा सिखाई। संपत्ति यह नहीं होती कि जो जेब में पैसा डालती है। अच्छी, आसान और उपयोग में आने वाली परिभाषा है। ये एक दायित्व को कौशल फ्लो पैटर्न है। अब चूंकि संपत्ति को दायित्व को चित्रों से समझा दिया गया है, इसीलिए शब्दों को दी गई परिभाषाओं को समझना आसान हो। संपत्ति यह चीज़ है कि जो मेरी जेब में पैसा डालती है। दायित्व यह चीज़ है जो मेरी जेब में पैसा निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आपको अमीर बनना चाहते हो तो आपको ज़िंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्यवर्गीय आम आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। उसके बीच में फ़र्क को ना जानने के ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान होते रहते हैं। पैसों के लिए आदमी इसीलिए परेशान होता है क्योंकि वह ना तो शब्दों को समझ पाता है और ना ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसों की मुश्किल आ रही है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि वह शब्दों और अंकों ऐसा कुछ है जो उसे पढ़ नहीं पा रहा। कोई चीज़ ठीक से उन्हें समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वह इस मामले में पैसों की तंगी से परेशान लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसों का संरक्षण और समझदारी का महत्वपूर्ण है। इस शब्दों में भी और अंकों में भी चित्रों में हम तीर लगाकर वैसे शब्दों के बहाव यानी कैश फ्लो को बताते हैं। ध्यान में रखिए, सिर्फ अंकों को पूरी बात समझ में नहीं आती तो सिर्फ यह पूरी बात समझ में नहीं आती। महत्वपूर्ण है कि पूरी कहानी का होता है। इसलिए वित्तीय रिपोर्ट को 2 अंकों में पढ़ना प्लॉट या कहानी में ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहाँ जा रहा है इसके बाद की कहानी है। अच्छे फीसदी परिवारों को की पैसों की कहानी यह है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते। असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व को खरीदते हैं।
उदाहरण के तौर पर ये गरीब आदमी या घर में रहने वाला नौजवान वे कौशलपूर्ण पैटर्न है। ये एक मध्य वर्गीय आदमी का कौशल कैश फ्लो का पैटर्न है। जैसा कि आपने देखते हैं कि सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिए गए हैं। हमसे ये हर एक जिंदा रहने के लिए खर्चा करना पड़ता है। हमें सभी को रोटी कपड़े मकान की ज़रूरत होती है। जितने ये बताते हैं कि गरीब मध्य वर्ग और अमीर आदमी जिंदगी में के पैसा किस तरह से आता है, उस पर पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में बताया जाता है कि वह आदमी पैसों की किस तरह से इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उसे पैसा का क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका कि सबसे अमीर व्यक्ति को इसलिए शुरू की ताकि वह ये बता सकूं कि मैं इतने सारे लोगों को सोच में कहीं गलती यह थी कि वह यह मानते थे कि पैसा से सारी समस्याएं सुलझ जाती है। इसीलिए जब लोग मुझे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते थे तो मैं काम जाता था या मैं उन्हें कहा से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता था कि मैं कर्ज में हूँ, इसीलिए मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। परंतु मैं देखने में आया है कि ज़्यादातर लोग की समस्या नहीं सुलझाती। सच कहा जाए तो इस समस्या का ज़्यादा बढ़ जा सकती है। पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों का अक्सर ज़्यादा उभारती है। पैसा अक्सर हमें ऐसे पहल पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हमें अनजान रखते हैं। इसलिए अगर आदमी को अनजान भविष्य की दौलत मिल जाए, जैसे पितरक संपत्ति, तनख्वाह भरी बढ़ोतरी या लॉटरी लग जाए, तो वो पैसों की कोई समस्या मिलने वाले कुछ समय बाद भी अपने पुराने ही हाल में पहुंच जाता है और वह कई बार उसे बुरे हाल में जैसा पैसे की दिमाग में चल रहे कौशलपूर्ण पैटर्न के उजागर रखता है। अगर आप पैटर्न ऐसा है कि आपकी पूरी कमाई खर्चा करनी है, इसके बाद भी बहुत से संभावना है कि आमदनी बढ़ेगी तो आपका खर्चा भी अपने आप बढ़ जाएगा। इसीलिए कहावत यही है कि मूर्ख और उसके पैसों से शानदार दावतें होती है। मैंने ये कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम शैक्षिक और व्यावसायिक काबिलियत को हासिल कर सकें। निश्चित रूप से ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी व्यावसायिक की काबिलियत के कारण यही है कि पैसा बनाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब हम हाई स्कूल में था, ये माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होनहार विद्यार्थी आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे को यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वह डॉक्टर बनना चाहता है। यह मान लिया जाता था कि इसका कारण यह है कि वह धंधे में सबसे ज़्यादा अमीर पे ज़्यादा पैसा नज़र आता है। आज डॉक्टर के सामने पैसों के बहुत से संकट हैं जो भगवान ना करे किसी के पास सामने हो। बीमा कंपनियों के इस व्यवसाय का काबू किए जो सरकार की दखल दे रही है और अदालतों में मुआवजे के दायरे दे रहे हैं इत्यादि। आज बच्चे बास्केटबॉल का स्टार बनना चाहता है, टाइगर वुड की तरह गोल्फर बनना चाहता है, कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहता है, मूवी स्टार, रॉक स्टार, मूवी क्वीन या वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर बनना चाहता है। इसीलिए क्योंकि दौलत, शोहरत और इज्जत नहीं कि इन्हीं जगहों पर है। इसी कारण स्कूल के बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो गया है। वे जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता और शैक्षिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है, जैसा कि कभी हुआ करता था, क्योंकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसों की कोई समझ नहीं होती। इसलिए वो करोड़ों पढ़ने लिखने आगे और कारोबार में सफल हो जाते हैं, परंतु बाद में वे तंगी से जूझते रहते हैं। वे ज़्यादा मेहनत करते हैं परंतु अपनी समस्याओं से जीत नहीं पाते। उनकी शिक्षा कमी यह नहीं होती कि वह पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने के का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसा बनाने के बाद उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और वह किस तरह से संभाला जाए, इस पैसे को समझ कहते हैं कि पैसा एक बार कमाने के बाद उसको क्या किया जाए कि वह आपके पास इतने लंबे समय तक रोका जा सके और आपने पैसों की कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि उन तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैश फ्लो का वो समझ नहीं पाती। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है और अपने कारोबार में सफल हो सकता है, परंतु हो सकता है कि वह उसे पैसों को बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर ज़रूरत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें कड़ी मेहनत करना ही सीखा है, परंतु पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। ये कहानी बताती है कि पैसा सुख भरा सपने की इस तरह से दुख भरे सपनों में बदल सकता है।
कड़ी मेहनत करने के वाले लोग की फिल्मी कहानी एक घिसे पिटे ढेर में चलती है। हाल में शादीशुदा उस खुश बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने से खर्चा भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। समस्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वो रह है वह छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसा बचाने लगते हैं ताकि वे अपने बच्चे पैदा कर सकें। उसके बाद उनके पास 2 तनख्वाह होती है और वह पैसे के करियर से ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये पहले नंबर का खर्चा होता है जो टैक्सों में कई लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स, परंतु ज़्यादातर लोग उन्हें सबसे ज़्यादा बड़ा टैक्स होता है सोशल सोसाइटी टैक्स। कर्मचारियों पर लगता है जो कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकल टैक्स को मिलाकर कुल टैक्स लगभग 7.7% के करीब होता है। परंतु हकीकत तो यह है कि 15% होता है, क्योंकि आपका बॉस को भी सोशल सिक्योरिटी दे इतनी ही रकम मिलती है जितने मुद्दे की बात यह है कि ये पैसा है जो कि आपका बॉस आपकी नहीं दे सकता। इसीलिए वही बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से ही कटे सोशल सिक्योरिटी टैक्स का रकम इनकम टैक्स में देना पड़ता है, और वह ऐसे आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आई बल्कि सीधे सोशल सिक्योरिटी में चली गई। फिर दायित्व बढ़ने लगते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसमें युवा पति पत्नी ये कहानी यह तरह चल रही है जिसकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि वे किराए के मकान में नहीं रहेंगे बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। जब वे अपने घर में पहुंचते हैं तो उन्हें नए टैक्सों का बोझ आ जाता है जिससे वे प्रॉपर्टी टैक्स करते हैं। फिर वे लोग एक नई कार खरीदते हैं जो कि फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि वे घर को आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपनों में से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दायित्व का कॉलम बढ़ गया है। वे कर्ज में हैं और वह बहुत से मोर्टगेज ऋण के और क्रेडिट में चुकाते हैं। अब वे जुआ दौड़ में फंस चुके हैं। वह एक बच्चा पैदा होता है। वह कड़ी मेहनत करते हैं। प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। ज़्यादा पैसा आता है और ज़्यादा टैक्स लगता है जिसे ब्रैकेट क्रीप भी कहा जाता है। तभी वह पास डाक में ऐसा क्रेडिट आ जाता है। वह उसका इस्तेमाल करते हैं। वह ख़त्म हो जाता है। तभी वह लोन की कंपनी आदमी आकर उन्हें बताता है कि वह उनकी बड़ी संपत्ति वह घर की कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल कंस्ट्रक्शन का लोन देने का ऑफ़र देती है क्योंकि उनके क्रेडिट बहुत अच्छी है। वह अपनी कंपनी को यह बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि वे ऊंचे ब्याज पर दर पर लिए गए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट को से चुका दें, और उनके अलावा उनके घर में लगने वाले ब्याज से उनके टैक्स में छूट भी मिलेगी। वह ऐसा ही करते हैं। वो ज़्यादा ब्याज की दर से क्रेडिट का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद राह की सांस लेते हैं। उन्हें क्रेडिट का कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। उन्होंने यह उपभोक्ता ऋण वे होम मॉनिटरिंग का बदल लिया है। उनका भुगतान भी कम हो जाता है क्योंकि उनका कर्ज भी 30% किस्तों से चुकाना है। समस्या निपटने का यह स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं, उन्हें शॉपिंग पर ले चलने का न्योता देते हैं और मेमोरियल डे के सेल में लगी है यह मौका देते हैं कि कुछ पैसा बचाने का। वे आपसे कहते हैं कि कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रही हूँ। अगर कोई चीज़ जम गई तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाने का नहीं भूलते। मैं एक ऐसा युवा दंपति से लगभग टकराया हूँ जिनका नाम बदलते रहते हैं, परंतु उनके पैसों की तंगी एक सी रहती है। वह मेरी चर्चाओं में सुनने के बाद आते हैं कि वह इस बार क्या कहता हूँ। मुझे पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं और ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। उनकी इस खर्चीली आदत ने उन्हें ज़्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतने भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं, पैसा सही तरीके से खर्च करने की है। और ये पैसों की तंगी का कारण यह है कि समस्या इससे पैदा होती है क्योंकि उनके पैसों को समझ नहीं होती, इसीलिए वह इसके भयानक हो जाती है क्योंकि वह संपत्ति और दायित्व का फर्क नहीं कर पाते। मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसों से ही शायद ही कभी किसी का पैसे की समस्या सुलझी है। समस्या समझदारी से सुलझती है। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों की तरह सलाह देता है। अगर आपको लगता है कि आपने आपके गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदना बंद करें। मेरे डैडी बचपन में हमेशा बताया करते थे कि जापानी 3 ताकतों से कम मानते हैं: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और समर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिकी
अमेरिका ने हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए। इसका कारण यह है कि विश्व का सबसे ताकतवर देश रतन जैसी ताकत की प्रतीक यह है कि कहावत यह है कि सच्चाई है कि समर्पिक नियम को याद रखो। जैसे कि 5 स्वर्ण है, उसका नियम बताना है। दर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक है और आज जापानी दंत कथा के अनुसार यह आत्मज्ञान का तीनों का सबसे कीमती वस्तु थी। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर धन की ताकत को होते हैं। वे सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने में यानी नौकरी करने के लिए चले जाते हैं और खुद से यह तक नहीं पूछते कि वे ऐसा क्यों करना समझदारी है। पैसे को समझ में ना होने के कारण ज़्यादातर लोग पैसे की ही डरावनी ताकतों को इज्जत देते हैं कि उन्हें काबू में कर ले। पैसा की ताकत उनके विरोधों को तुम होने लगती है। अगर वे दंपति दर्पण की ताकत को इस्तेमाल करते हैं तो वे खुद का सवाल पूछते हैं क्योंकि इनमें समझदारी होती है। बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने में बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी ऐसा करते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय नकल करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते हैं जो उन्हें दिखाया गया है। इसी तरह के विचारों को आपका घर वे आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपका घर आपको सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप ज़्यादा खर्च लेते हैं तो आपको टैक्स भी ज़्यादा छूट मिलेगी। सुरक्षित नौकरी हो जो गलतियाँ मत करो, खतरों मत उठाओ। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग के लिए मौत से भी डरावनी चीज़ होती है। भीड़ के सामने बोलने का इसे डरा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बाग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रहेंगे जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बर्दारी से अलग कर दिया जाएगा। सबसे अलग होने का डर या अकेले रहने जाने का डर भी वह सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से ज़्यादा लोग अपनी समस्या को हल करने के लिए नए तरीके ढूंढते हैं। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसकी सच्चाई का पता चलता है। और ज़्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए होते हैं। और इसी भी चीज़ के बारे में कहा जाता है जैसे खेल में, संबंधों में, करियर में और धन में। इसी डर को इसी समाज के कट जाने का डर के कारण ही लोग लीक पर चलते हैं और समाज की स्वीकृत मान्यता का या लोकप्रिय प्रवृत्ति के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक संपत्ति है। बिल कंसंट्रेशन लोन लो और कर्ज से बाहर निकल जाओ। कड़ी मेहनत करो और परमिशन बंच का सवाल है। एक दिन वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ। पैसा बचाओ। जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूँगा। म्यूचुअल फंड खरीदो, सुरक्षित है। टिकल भी लोन डोन अभी स्टॉक में भी नहीं है, परंतु मेरे पास एक डील रखी हुई है जो दूसरे ग्राहकों को लोन देने में आया है। भीड़ के साथ चलना और पड़ोसियों को ऐशो आराम की नकल के कारण कैसा बहुत सी समस्या पैदा होती है। कई बार हमें सभी दर्पणों को देखने की ज़रूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी को सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 वर्ष के हुए थे तब स्कूल की समस्या आने लगी थी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम केवल अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूलों के बाद हम शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उनके डैडी के साथ बैठे रहते जब वे अपने बेकर्स, वकील, अकाउंटेंट, ब्रोकर, निवेशों, मैनेजमेंट और कर्मचारियों के साथ चर्चा करते थे। माइक के डैडी ने 13 की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था और वे जब पढ़े लिखे लोगों के रास्ता दिखा रहे तो उन्हें आदेश और निर्देश को दे रहे थे। जब उनके सवाल पूछते रहे थे तो पढ़े लिखे लोग के एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे और उन्हें उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इसे आदमी के खुद के दम पर सोचा और फैसले किए। उन्होंने इन शब्दों को चिढ़ होती थी कि हम इस तरह इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि वे सभी लोग इस तरह से कहते हैं। वे नहीं हो सकता से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर कोई उनसे कोई काम करवाना चाहता है तो वे उतना बुरा कहना, मुझे लगता है कि वे इसे नहीं कर सकते। माइक और उनके साथ मैं जितने सीखा नहीं हमने स्कूल में बताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में नहीं सीखी। माइक ने डैडी के पास स्कूलों की शिक्षा नहीं थी,
परंतु उनके पास पैसों की शिक्षा थी और इसी कारण वे सफल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते कि एक समझदार आदमी अपने ज़्यादा समझदार लोगों को नौकरी पर रख सकता है। इसलिए माइक और उसके समझदार लोग की बात सुनने और उनसे सीखने का लाभ मिला, परंतु इसका कारण माइक और उनके दोनों की सामाजिक मान्यता के कारण नहीं चल पाया, जो कि शिक्षा को हम सिखाते हैं, और उसकी वजह कई समस्या पैदा हो गई। जब कोई टीचर कहता है कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते तो दुनिया के कुछ नहीं कर सकते, तो माइक और उसके अपनी भव चढ़ा लेते, जो कि एक घिसी पीटी ढेर में चलने को कहा जाता और नियमों का आरक्षण पालन करना सिखाया जाता था, जो हमें लगता था कि स्कूली शिक्षा दरअसल रचनात्मक और गला घोट देती है। हम अमीर डैडी की ये बात समझने लगे थे कि स्कूल को इसीलिए बनाया गया है ताकि वे अच्छे कर्मचारी तैयार सकें, ताकि अच्छे मालिक। कभी आभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हमें जो पढ़े रहे हैं उसकी असली ज़िंदगी में क्या उपयोग है। यह हमें कि पैसा के बारे में क्यों नहीं पढ़ा जाता। दरअसल दूसरे सवालों का अक्सर हमें ये सबक मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमें पैसे को अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज़्यादा जानते जाते थे, अपनी शिक्षा को और सहपाठियों के जितना दूर होते जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझे अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इसी बात पर हैरत होती कि उन्हें ऐसा क्यों नहीं किया, परंतु हमें लोगों को पैसे को लेकर अक्सर वादा विवाद होने लगे थे। जब हम 16 साल का हुआ था तो मेरी पैसों की बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से अच्छी हो गई चुकी थी। मैं हिसाब किताब रखा सकता था और टैक्स अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट ऑटनी, बैंकर, रियल एस्टेट ब्रोकर और निवेश इत्यादि से बात सुनता था। मेरे डैडी शिक्षकों से बात करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है। इसलिए बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे घर हमारे लिए एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है। आगे आने वाले चित्र में हम साफ साफ देखेंगे कि अपने घरों में लेकर क्या अमीर डैडी थी और मेरे डैडी में विचारों में कितना अंतर था। एक डैडी ने हिसाब से उनकी एक संपत्ति थी और दूसरे डैडी के हिसाब से वह एक दायित्व था। मुझे याद है कि मैंने नीचे वाला खींचकर अपने डैडी की कौशलपूर्ण दिशा को समझने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया था कि घर के साथ साथ उन्हें जुड़े कुछ दीगर खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, जो एक ज़्यादातर घर का मतलब होता है ज़्यादा खर्चे। ज़्यादा बड़े घर का मतलब होता है ज़्यादा खर्चे, और इसका मतलब यह है कि कैश फ्लो का खर्च में कॉलम को होकर गुजरना रहता है। आज भी लोग बाग मुझसे ये बात में बहस करते हैं कि इनके घर की संपत्ति क्यों नहीं होता। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग के लिए खुद का घर उनके लिए एक बड़ा सपना होता है। वे इसलिए कि वे इसे बिना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। वे अपने घर के मालिक होने से ज़्यादा अच्छी खुशी उस पर नहीं है। इसलिए लोग मान्यता को देखते हुए एक और नजरिया सुलझाना चाहता हूँ। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज़्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं, हम ये एक संपत्ति नहीं होगी बल्कि एक दायित्व होगा, क्योंकि इससे हमारी पैसा निकल जाएगा। तो हम ये मेरा तर्क होगा कि ज़्यादातर लोग मुझे सहमत होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज़ से होती है, और वह जब पैसा का सवाल आता है, भावना पैसों को समझ का हरा देती है। मुझे व्यक्तिगत अनुभव से पता चलता है कि पैसा हर एक भावनात्मक बना देता है। जब घर की बात आती है तो ये बताना चाहता हूँ, लोग उस घर की कीमत को चुकाने की ज़िंदगी भर काम करते रहते हैं, जिससे कभी भी पूरी तरह मालिक नहीं होते। दूसरे शब्द में ज़्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों के बाद दूसरा घर खरीद लेते हैं, और हर बार पहला मकान के लिए जो कर्जा लेते हैं उससे उनके पास हर बार फिर 30 साल का एक नया कर्जा हो जाता है। हालांकि लोगों की मोर्टगेज पेमेंट के ब्याज के टैक्स में छूट मिलती है, परंतु बगैर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले डॉलरों का उपयोग करते हैं। अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह से चुकाने के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स मेरी पत्नी ने मम्मी डैडी को धक्का लगा, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स $1000 की प्रति माह तक पहुंच गया। जब रिटायर हो चुके थे और उनकी बढ़ोतरी उनका रिटायरमेंट के बाद की वजह गड़बड़ा हो गया। उन्हें के मजबूरन मकान बदलना पड़ा। घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर का लिए कर्जा लिया है और उन्हें $10 लाख से ज़्यादा का कर्जा चुका है।
पर आज भी उनके घर की कीमत $1,00,000 से ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान अक्सर गंवाने की वजह से होता है। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्चा चलता रहे। इस दौरान आपकी संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। अगर आपका एक युवा पति पत्नी की शुरुआत में ही अपना सपना संपत्ति वाले कॉलम में लगाए और उनके आगे के साल को गुजारने के खासकर उस समय को अपने बच्चों के कॉलेज में भेजेंगे, इस दौरान उनकी संपत्ति की बढ़ती जाएगी और उनके खर्च के आराम से बढ़ते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपके घर में बढ़ते हुए खर्चों के भुगतान के लिए होम इवेंट इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। सक्षम अपने जो कि घर में फैसला बहुत खर्चीला पड़ता है, उसके बजाय बेहतर यह होगा कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आमदनी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है। अतिरिक्त पूंजी की बर्बादी, जिसके दोबारा निवेश किया जा सकता है था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर में सीधे जुड़े बहुत से खर्चे उठाने पड़ते हैं। शिक्षा की बर्बादी, अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये मानते हैं कि उनकी संपत्ति के कलाम से उनके घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान में आते हैं, क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वे बिल्कुल भी निवेश नहीं करते। इस कारण उन्हें निवेश का अनुभव भी नहीं हो पाता। ज़्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेश नहीं बन पाते और उनके सबसे बढ़िया निवेश सामान्य तौर पर सबसे समझदार निवेशों को बेचा जाता है, जो कि बाद में खेलने वाले लोगों से बचते हैं। मेरे पढ़े लिखे और डैडी का फाइनेंशियल रिटायरमेंट जुआ दौड़ में फंसे व्यक्तियों को सबसे अच्छा उदाहरण है। उनका खर्च हमेशा आमदनी से ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें संपत्ति के निवेश करने का मौका ही नहीं मिलता। इसका नतीजा ये होता है कि उनके दायित्व जैसे मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड के कर्ज उनकी संपत्ति से कहीं ज़्यादा होते हैं। अगला चित्र जो हम देखें शब्दों में इस तरह से कहानी बताता है पढ़े लिखे डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखा है, जो कि जिन्हें लगाकर निवेश कर रहे थे और उन्होंने अपने दायित्व को कम करता रहा। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर लोग क्यों बनते हैं। संपत्ति वाले कॉलम में इतनी ज़्यादा आमदनी होती है कि आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है। इससे बचे हुए पैसे को एक बार संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता है और उसे होने वाली आमदनी और बढ़ती रहती है। नतीजा ये होता है कि अमीर और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों होते हैं? मध्य वर्ग के लोग हमेशा पैसे की तंगी से जुड़े रहते हैं और उनका मूल आदमी तनख्वाह से ही होता है, और जैसे जैसे उनकी तनख्वाह बढ़ती है उनका टैक्स भी बढ़ते जाते हैं और उनके साथ ही आमदनी बढ़ने से उनके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। इसीलिए इसे छुआ दौड़ कहा जाता है। ये लोग मानते हैं कि उनका घर का मूल संपत्ति है और इसीलिए आमदनी दिलाने वाली संपत्ति वे निवेश करते रहते हैं। मध्य वर्ग के पैसों की तंगी में क्यों होती है? आज के कर्जदार सोसाइटी की 2 बातें मानते हैं। पहली कि खुद को घर के रेस होता है और दूसरों की तनख्वाह बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए और ज़्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्चे के कारण परिवार से ज़्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हीं पैसों की और ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी नौकरियों को लगातार तरक्की कर रहे हैं और वह उनकी तनख्वाह भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी जीवन शैली कहा जाता है और इसी कारण यह है कि वे ऐसे लोगों को पैसा समझ नहीं होती। 1990 के दशक में नौकरियों की भारी गति से ये पता चली कि मध्य वर्ग पैसे के मामले में कितना असुरक्षित है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह 401 के प्लान आ गए हैं, जो कि सिक्योरिटी निश्चित रूप से संकट में है और रिटायरमेंट का सहारा नहीं बनाया जा सकता। मध्य वर्ग के घबराहट के माहौल पैदा हो जाता है। आज एक ऐसी बात यह है कि ज़्यादातर लोग ये बात समझते हैं, इसीलिए उन्हें इक्विलेशन फंड खरीदना शुरू कर दिया है। लिक्विडिटी फंड खरीदना शुरू कर दिया है। ज़्यादा निवेश और बढ़ोतरी के कारण वह स्टॉक मार्केट में इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखिए कि आज मध्य वर्ग में बढ़ोतरी मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे हैं।
म्यूचुअल फंड इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि उनके सुरक्षित प्रतीक है। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी नौकरी में टैक्स और मॉर्गेज चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज फीस में के लिए पैसे बचाने और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ रखने के लिए बहुत ज़्यादा व्यस्त है। उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेश करने के लिए कला सीख सके, इसीलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर के काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही चूँकि म्यूचुअल फंड की कई तरह से निवेश करता है, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि इनका पैसा ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह कई टुकड़ों में बंट गया है या डाइवर्सिफाइड हो गया है। पढ़े लिखे मध्य वर्ग के यह समूह म्यूचुअल फंड के ब्रोकर और फाइनेंशियल प्लानर के डाइवर्सिफाई सिद्धांत की सहायता में मानता है। सुरक्षित रहो, जोखिम से बचो। असली त्रिशादी यह है कि पैसा को समय न होने के कारण औसत मध्यवर्गीय लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सुरक्षित खेलने का असल कारण यही है कि उनके पास पैसों की तंगी होती है, उनके पास बैलेंस शीट नहीं होती, उनके पास संपत्ति वाला कॉलम भी नहीं खाली रहता है जहाँ उनकी आमदनी होती है। जब उनके दायित्व वाला कॉलम में भर रहता है, सामान्य तौर पर उनकी आमदनी की इकलौती साधन उनका वेतन होता है। उनका जीवन यापन पूरी तरह से उनके बोझ पर निर्भर करता है और वह सचमुच जिंदगी में एक बार आने वाला मौका होता है। तो ये लोग मौके का ही फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सुरक्षित खेलते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज से बोझ में दबे रहते हैं। जैसे मैंने इस खंड में पूरी से रूप से कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण नियम है ये है कि संपत्ति और दायित्व के बीच में अंतर पहचाना जाए। इस बारे में इन फर्क समझ लें और इनके बीच में आमदनी देने वाली संपत्ति की लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनाने के लिए राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इससे करते रहे और अपनी संपत्ति वाला कॉलम बढ़ेगा। अपने दायित्व और खर्चे को कम करने की कोशिश भी करते रहें, इससे पैसों की संपत्ति वाला कॉलम भी आता रहे। जल्दी आपकी संपत्ति वाला कॉलम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि आपको ज़्यादा जोखिम निवेश कर सकेंगे। ऐसा निवेश जिनमें 100% से अंत तक फ़ायदा हो सकता है। ऐसे निवेश जो कि $5,000 की रकम जल्दी से ही $10,000 में दे। ऐसे निवेश जिन्हें के मध्य वर्ग जोखिम भरा मानते हैं। निवेश जोखिम भरा नहीं है। ये जो कि व्यक्ति हैं जो कि पैसे की नासमझी है, वित्तीय निरक्षरता और उससे बहुत से जोखिम भरा बना देती है। अगर आपको यह भी करते हैं तो सभी लोग करते हैं जो आपको इस चित्र में मिलेगा। एक कर्मचारी होने के नाते जो मालिक भी है वह आपकी नौकरी का पैटर्न सामान्यतः ये है कि आप किसी भी काम को करते हैं, तनख्वाह का काम करने के वाला ज़्यादातर लोग मालिक को अपने शेयर होल्डर से ज़्यादा भी अमीर बन रहे हैं। आपकी कोशिश, मेहनत और सफलता से दरअसल आपके मालिक सफल होता है और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। आप सरकार के लिए काम करते हैं तो इस तरह में पाएंगे कि पहले सरकार आपकी तनख्वाह में आपसे हिस्सा लेती है। ज़्यादा कड़ी मेहनत करके आपके सरकार को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज़्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए ही काम करते हैं। आप बैंक के लिए काम करते हैं तो टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आम तौर पर आपने मॉर्गेज की क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज़्यादा कड़ी मेहनत से काम करते हैं तो आपकी समस्या ये है कि आपको तीनों ही मालिक की आपकी ज़्यादा मेहनत से किसी भी ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। आपको ये सीखना चाहिए कि आपको ज़्यादा मेहनत से किस तरह से आपको अपने परिवार को सीधा फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप ये फैसला भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको ये नहीं हो पाता कि आप अपने लक्ष्य को किस तरह से निरंतर किया जाए। ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं, वे अपनी तनख्वाह के सहारे संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं। जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वो किस तरह से अपनी सफलता का आकलन करते हैं। अब कोई आदमी महसूस करता है कि वह अमीर है, कि वह ऐसे पैसा, दौलत, संपत्ति का दायित्व है और मेरी अपनी परिभाषाओं की तरह है। दौलत के बारे में मेरी अपनी परिभाषा दरअसल मैंने अपने बैंक मिनिस्टर फुलर नामक एक व्यक्ति से सीखा। कुछ लोग के नाम किम कहते हैं और कुछ कई एक जीते जागता जीनस कहते हैं। कि साल पहले सभी वास्तुविदा इसीलिए फौरन हो गए क्योंकि 1961 में उनके जियोस्टिक टॉम के पेटेंट के लिए आवेदन किया और वह इस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले उनका ठीक से मतलब समझ में नहीं आया था, परंतु कई बार पढ़ने के बाद उनका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे आगे आने वाले इतने दिनों तक वह जिंदा रह सकता है। यानी अगर वह आज काम करना बंद कर दूं
तो वह कितने समय तक जिंदा रह सकता है। ये नेटवर्थ की तरह नहीं है, ये एक संपत्ति के दायित्व के बीच में अंतर। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास सामान है वह बहुत कीमती है, परंतु इस परिभाषा से सचमुच सही आंकलन किया जा सकता है। मैं अब आंकलन कर सकता हूँ कि मैं सचमुच जानता हूँ कि आर्थिक रूप से आज़ाद होने में के मेरे लक्ष्य को संदर्भ में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जिसे पैसा नहीं आता, जैसे वह वस्तु जो आपको गैरेज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका कितना पैसा बन रहा है और इसीलिए आप आर्थिक रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत और दरअसल संपत्ति का कॉलम कौशलपूर्ण दायित्व के कॉलम से तुलना का है। एक उदाहरण ले कि कहें कि मेरे पास महीने की संपत्ति का कॉलम $1000 का कौशल है और मेरे खर्चे $2000 के, तो मेरे पास कितनी दौलत है। अब बैग मिस्टर फुलर की परिभाषा की तरह चले तो उनकी परिभाषा के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता। अगर आप एक महीने में 30 दिन मान लें तो इस परिभाषा के हिसाब से 15 दिन में जिंदा रह सकते हैं। जबकि अपनी संपत्ति से $2000 की कैश फ्लो को हासिल करने लग जाऊँ तो मैं कितने दौलतमंद हो जाऊँ। हालांकि अमीर नहीं परंतु दौलतमंद जरूर हूँ। हर महीने मेरी संपत्ति में मुझे जो आमदनी मिलती है वह अगर वो मेरे महीने भर में खर्चे के लिए काफ़ी है और अगर मैं उस अपने खर्चे को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए अपनी संपत्ति में आने वाली कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें कि इसकी तरह बिंदु पर मैंने अपनी तनख्वाह को बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहूँगा। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को भरने में जी तोड़ कोशिश की थी और इसे सफल भी हुआ, जिसके कारण आज मैं आर्थिक रूप से ज़्यादा आज़ाद हो गया हूँ। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ दूँ भी तो भी मैं मेरी संपत्ति से इतना कौशल कैश फ्लो आ जा रहा है जो मेरा खर्चा आसानी से चला रहा है। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों में आने वाली अतिरिक्त कैश फ्लो को भी फिर से संपत्ति वाले कॉलम से निवेश कर दिया जाए। मेरी संपत्ति वाला कॉलम जितना ज़्यादा पैसा ज़्यादा है, मेरी संपत्ति वाला कॉलम उतना ही बढ़ता रहेगा। मेरी संपत्ति वाला कॉलम जितना ज़्यादा बढ़ता है वह उतनी ज़्यादा कैश फ्लो आता है और तब मैं अपने खर्चों को आने वाले कैश फ्लो को कम रखता हूँ। जब मैं ज़्यादा से अमीर बनता रहूँगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरिए से हो रही है। जब तक पुनः निवेश की प्रक्रिया चलती रहती है और मैं अमीर बनने की राह में तेज़ी से चलता रहूँगा। अमीर की असली परिभाषा देखने वाले निगाह में होती है कि आप अत्यधिक अमीर नहीं हो सकते। इस आसान सबक को याद रखें, अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल कर्ज खरीदते हैं। मध्य वर्ग दायित्व रखता है परंतु यह सोचता है कि संपत्ति खरीद रहा है तो इस किसी तरह से अपने काम रखा। इस सवाल का जवाब क्या है? मैन डोनल ने मालिक की बात सुने। तो ये थी हमारे जो डेट पुअर डेट की जो कि कहानी का जो कि चैप्टर 3 था, जिसके अंदर हमने पूरी चैप्टर को देखा कि अमीर किस प्रकार से बना जाता है और हमारे लिए अमीर, गरीबी और मध्य वर्ग के लिए जो लोग हैं तीनों किस तरीके से काम करते हैं इस कहानी में हमने देखा। तो फ्रेंड, इस चैप्टर आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आपको आगे इस कहानी से जुड़े रहना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।